नमस्कार। देश का सबसे पुराना चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद चैनल जी न्यूज और इसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। क्या मुंबई में इंडिया अलायंस की जो तीसरी बैठक हुई थी उसमें मोदी को हराने के साथ साथ सनातन धर्म को मिटाने पर भी सहमति बनी थी? क्या INDIA अलायंस के एजेंडे में भी ये था कि सनातन को जड़ से मिटा देना है? सवाल इसलिए क्योंकि अलायंस के ही एक पार्टनर यानी DMK के एक मंत्री पोनमुडी ने यह कहा है कि सनातन को मिटाने के लिए ही ये गठबंधन बना है। ज्यादा हैरानी इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि इससे पहले उदयनिधि स्टालिन बोल चुके हैं कि सनातन तो डेंगू मलेरिया जैसा है, उसे मिटाना है। फिर ए राजा ने कहा कि सनातन तो HIV जैसा है। कर्नाटक के कांग्रेसी मंत्री प्रियंक खरगे के भी सनातन पर यही विचार है। जी परमेश्वर तो कहते हैं कि हिंदू धर्म का ही कोई ठौर ठिकाना नहीं है। अब दक्षिण से उत्तर भारत की तरफ आए तो यहां भी यही चल रहा है। लालू भले ही तिलक लगाएं, सिद्धिविनायक मंदिर और बैजनाथ धाम जा रहे हों, लेकिन एक उनके मंत्री तिलक लगाने वालों को धोखेबाज बता रहे हैं। दूसरे रामचरितमानस पर अनाप शनाप बोल रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे अखिलेश यादव के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं। कल ही राहुल गांधी ने अपनी मोहब्बत की दुकान वाले यूरोप टूर के तहत हिंदुत्व पर गीता और वेद और उपनिषदों का ज्ञान दिया था, लेकिन आज DMK के मंत्री पोनमुडी के बयान पर बीजेपी ने पूरे इंडिया अलायंस को घेरा। सोनिया, राहुल, लालू, नीतीश, उद्धव ठाकरे से चुप्पी तोड़ने को कहा और पूछा कि क्या ये सच है कि इंडिया अलायंस सनातन धर्म को मिटाने के लिए ही बना है? सनातन के अपमान पर पारा गर्म हो रहा है। यहां तक कि बीजेपी के मंत्री भी जुबान खींच लेने वाले बयान दे रहे हैं। बीजेपी की एक सांसद साध्वी प्रज्ञा भारती सांसदों को श्राप दे रही हैं। கூட்டணிதான் இந்தியா. உங்களுக்குள் கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம், ஆனால் இந்த சனாதனத்தை எதிர்க்க வேண்டும் என்பதிலே सनातन विरोध तथाकथित घमंडिया अलायंस का संकल्प है। फिर पूछता हूं, सोनिया गांधी जी खामोश क्यों है आप? அப்படிதான் இந்த சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட उदयनिधि के सैकड़ों लोग आ जाएं, वो भी नहीं खत्म कर सकते. டெங்குக்கு சோசியல் ஸ்டிக்மா இல்ல, அது ஒரு அருவருப்பா சமூகம் பார்க்கணும். அருவருவாக பார்க்குற ஒரு हिंदू धर्म ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟಿತು, ಯಾರು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ? Any religion which does not give you equal rights, does not treat you like humans, is not a religion. So it's as good as a disease. तो सनातन का विरोध कर रहे हैं खुलेआम, उनके बारे में और क्या कहा जाए? आज की कांग्रेस सारे महान नेताओं के पद को भूल गई है और वोट के लिए कुछ भी कर सकती है। I've read the Gita, I've read number of the Upanishads, I've read many Hindu books. There's nothing Hindu about what the BJP does. राहुल गांधी जी विदेशी धरती पर जाकर भारत की छवि को खराब करने में लगे हैं, तो देश के अंदर इनके नेता सनातन धर्म के खिलाफ हिंदुओं को अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी है उसमें कुछ अंश ऐसे हैं जिसमें जाति वर्ग विशेष को लेकर के अपमानजनक टिप्पणियां की। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस। सनातन भारत की आत्मा है, उस पर चोट जो है वो परमात्मा से खोट है और यही परमात्मा से खोट जो है उनको मटिया मेट करेगी। जो सनातन के विरोध में बात करेगा, इस हर बोलने वाली शब्द बोलने वाली जबान को खींच करके बाहर निकाल देगा। मिस्टर शेखावत जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं मोदी जी की सरकार में, वो जो जबान बोल रही है वो आतंकवादियों की जबान है।
एकदम नई बहस है। क्या मोदी को हराने के लिए सनातन को मिटाने की भी साजिश है? हम चाहते थे इस बहस में कांग्रेस भी होती, लेकिन ये कांग्रेस का फैसला है कि वो सनातन पर किसी चर्चा में हिस्सा नहीं लेगी। लेकिन हमारे साथ INDIA अलायंस की 3 पार्टियों के प्रवक्ता हैं। RJD से प्रोफेसर सुबोध मेहता हैं जो अपनी पार्टी का सनातन विजन बताएंगे। हमारे साथ लेफ्ट से विवेक श्रीवास्तव हैं। लेफ्ट इसलिए क्योंकि धर्म उनके लिए अफीम की तरह है। राजीव रंजन JDU से हैं। सनातन को संजोने वाले नालंदा लाइब्रेरी को जिस बख्तियार खिलजी ने जलाया, उसके नाम पर बिहार में आज भी बख्तियारपुर क्यों है, ये सवाल उनसे पूछेंगे। और हमारे साथ बीजेपी के प्रखर प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी हैं जो कि सनातन के भी अच्छे वक्ता हैं और तर्क और तथ्यों के बेहद धनी हैं। तो आज की बहस NDA वर्सेस इंडिया है, जिसमें एक तरफ 3 लोग हैं, दूसरी तरफ सिर्फ एक। शुरू करते हैं। प्रोफेसर सुबोध मेहता, विवेक श्रीवास्तव जी, सुधांशु जी का मैं इंतजार कर रहा हूं। लेकिन प्रोफेसर सुबोध मेहता जी, मैं सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। मुझे बताइएगा, सबसे पहली बात, आपके मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि तिलक लगाने वालों की वजह से ही जो है वो भारत गुलाम हुआ। फिर उन्होंने ही कहा कि भाई रामचरितमानस तो जो है अपमान है सनातन का। अब मैंने बताया सुधांशु जी, आज 1 against 3 है, क्योंकि आप, मुझे लगता है कि एक ही बंदा काफी है बीजेपी से, विवेक श्रीवास्तव, प्रोफेसर सुबोध मेहता, और तीसरे हमारे साथी राजीव रंजन जी का जवाब देने के लिए। तो सुधांशु जी, मैं शुरुआत करता हूं और प्रोफेसर सुबोध मेहता से मेरा यही सवाल है। मेरा सवाल है प्रोफेसर सुबोध मेहता, चंद्रशेखर जी ने 2 बात कही कि भाई जो टीका लगाने वाले हैं, तिलक लगाने वाले हैं, उनकी वजह से ही देश गुलाम हुआ। उन्होंने रामचरितमानस की आलोचना की, सनातन की आलोचना की। अब मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, हाँ, जो जगदानंद सिंह ने, सॉरी, तिलक वाली बात जगदानंद सिंह ने कही। अब मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि लालू जी तो खुद तिलक लगा के घूम रहे हैं, तो क्या लालू जी भी देश को गुलाम बनाने के वालों का साथ दे रहे हैं तिलक लगाकर सिद्धि विनायक में? 90 सेकंड का टाइमर सबके लिए, 90 सेकंड। ये है कि जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि धर्म पे बात हो रही है, डेवलपमेंट पे बात नहीं हो रही है। इसलिए लगातार मैं कह रहा हूं कि इंडिया अलायंस जो बनी है, उस इंडिया अलायंस से डर कर जो है भारतीय जनता पार्टी अलग अलग नैरेटिव हर दिन लेकर आती है, चाहे 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो, भारत और इंडिया की बात हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो, या सनातन की बात हो। आप हमें ये बताइए दीपक जी, धर्म और कर्म दोनों 2 चीज है। जितना जो धर्म की जो बात हो रही है, वो धर्म हम लोग पूरा विश्वास करते हैं और हर धर्म बराबर है, संविधान ने भी बोला है। और देखिए, सभी धर्मों को लेकर जो है हमारे शास्त्रों ने भी यही बोला है कि सर्वधर्म समभाव की भावना होनी चाहिए। हम किसी भी धर्म में सर्वधर्म समभाव की शास्त्र में लिखा, जरा बताइए मुझे, ये सर्वधर्म समभाव हिंदू धर्म के किस शास्त्र में लिखा है, ये भी बता दीजिए। देखिए, हम आपको, मैं ये कह रहा हूं कि सर्वधर्म समभाव की जो बात है, जो ली हुई है, गीता से ली हुई है। गीता में सर्वधर्म समभाव है, प्रैक्टिस किया है। प्रोफेसर सुबोध मेहता, ये गीता आपने कहां से खरीदी? देखिए, जिसमें सर्वधर्म समभाव लिखा हुआ है। बहुजन सुखाए बहुजन हिताय की जो बात है, बहुजन सुखाए बहुजन हिताय की बात है, इसका मतलब ये नारा भी मायावती जी का है, आरजेडी का नहीं। हैप्पीनेस ऑफ ऑल तो मायावती जी का होगा, लेकिन ये जो है बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट है। और इसके साथ जो है वेदा में भी ये लिखा हुआ है। सुधांशु जी मुझे करेक्ट करेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो कर्म है, कर्म के नाम पर अगर कोई गलत कर्म कर रहा हो, किसी भी धर्म का हो, चाहे वो सनातनी ही क्यों ना हो, तो कर्म के नाम पर अगर हम टीका लगा के गलत कर्म करें, गलत कर्म कांड करें, तो संविधान इसकी इजाजत नहीं देती है। इसी बात को लगातार, आपका टाइम हो गया, मैं बीच में बोल दिया था, इसलिए मैंने आपको 10 सेकंड एक्स्ट्रा दे दिए। दोनों सनातनी हो, लेकिन आप ये बताइए, अगर किसी की हत्या हो जाती है और आइडियोलॉजी रिजिड है, तो अगर हम गोडसे को अगर क्रिटिसाइज करते हैं, तो हम सनातनी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। हम जो है किसी गोडसे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, किसी उनके कर्म को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, चाहे वो आसाराम बापू हो, या कोई रेपिस्ट हो, या कोई हत्यारे हो। तो आप देखिए, टीका लगाकर, सनातनी का चोला पहनकर कोई कर्म कांड कर गलत काम करेगा, देश को गलत तरीके से भटकाएगा, तो हम इनके खिलाफ हैं, इनके विरोध में हैं। हम जिस चंद्रशेखर जी का आपने नाम लिया, हमारे माननीय मंत्री का, चंद्रशेखर जी ने मनुस्मृति में जो बात कही है, आप हमें ये बताइए दीपक जी, कोई भी क्लासिकल राइटिंग है, अगर कोई क्लासिकल राइटिंग में ऐसी बातें हैं जो तारतम्य नहीं खाती हैं मॉडर्न समाज से, क्रिटिकल थिंकिंग से, तो ऐसे समाज को, उसको क्या कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, चाहे वो वर्ण व्यवस्था
व्यवस्था हो, चाहे कास्ट की हायरार्की हो, चाहे जो ब्लाइंड और जो है हैंडीकैप के लिए प्रोफेसर ऊपर जो बोला गया हो, चाहे जेंडर के आधार पे जो बोला गया हो मनुस्मृति में, तो इन सब बातों पे मुझे लगता है कि तार्किक बहस होनी चाहिए और जो क्लासिकल राइटिंग है उस क्लासिकल राइटिंग में से ऐसे चीजों को डिलीट कर देनी चाहिए जो आज के समाज में तार्किक नहीं है और समाज में आज भी भेदभाव फैलाती है। मैं ये कहना चाहता हूं, कर्म के आधार पे आप चेक कीजिए, सनातन और धर्म के आधार पे आप डिबेट मत कराइए, कर्म के आधार पे आप डिबेट कराइए। दीपक जी, ये आग्रह है आपसे। ठीक है, प्रोफेसर सुबोध मेहता ने अपनी बात रखी। सुधांशु जी, मैं आपके पास आऊंगा। क्या वेद कहता है सर्वधर्म संभाव और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये किसी ऋग्वेद में लिखा है क्या? देखिए, जो सुबोध जी ने बात कही ये बौद्ध मत और दर्शन में है। वो पूरा श्लोक ये है, भिक्खु चरति सर्वदा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। यानी बौद्ध भिक्षु जो है वो अपने लिए नहीं चलता, वो बहुत लोगों के लिए कल्याण के लिए चलते हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं चलते। भगवान बुद्ध का संदेश था। परंतु मैं ये कहना चाहूंगा कि वेदों में या पुराणों में सुबोध जी उससे एक स्टेप आगे है, क्योंकि जब आप बहुजन की बात करते हैं तो कुछ जन तो छूट गए। तो हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग भवेत्। यानी सभी के सुख की कामना, उसमें किसी को छोड़ा नहीं है, बहुजन हो या अल्पजन हो, सभी के लिए। तो एक विराट उदारता का भाव हमारे धर्म मत और संप्रदाय में है। और जहां तक आपने वेरिएशन की बात कही तो मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, हिंदू समाज में 6000 जातियां बताई जाती हैं। आप एक धर्म ग्रंथ बता दीजिए इसमें 6000 जातियों का उल्लेख हो और उसका वो अनुक्रम लिखा हुआ हो जिस प्रकार का अनुक्रम लिखा। और मजे की बात यह है कि जब अंग्रेजों ने पहला कास्ट सेंसस किया था, हर्बर्ट रिस्ले का कास्ट सेंसस 1901, 2378 जातियां थी, उसके बाद से बढ़ती चली जा रही है। 1931 में 4414 हुई, उसके बाद 5000 कुछ हुई मंडल के बाद, अब 6000 कुछ है। मतलब बड़ा आश्चर्य की बात है कि जो लोग 1990 से पहले बैकवर्ड नहीं थे वो अचानक 500 साल पहले या 5000 साल पहले के बैकवर्ड मान लिए जाते हैं। मेरे विचार से ये एक प्रकार का षड्यंत्र है समाज के अंदर विभेद क्रिएट करने का। हमारे धर्म में तो जो दीपक जी ने पूछा, जानते हैं हमारे यहाँ क्या कहा गया है? जो सनातन धर्म का मूल सिद्धांत है वो ये कहता है, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यत सा पंडिता। पंडित वो है जो दूसरी स्त्री को मां के समान समझे, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत, दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले की तरह समझे, आत्मवत सर्वभूतेषु, और संपूर्ण जगत को अपने के समान पूछे, वही पंडित है। इसीलिए हिंदू धर्म में शिक्षा दी जाती है कि अगर पैर के नीचे चींटी भी आ रही हो तो पैर हटा लेना चाहिए। यह बचपन से हमारे यहां शिक्षा दी जाती। मगर अफसोस की बात यह है कि उसकी बजाय हम लोगों को यह कहा जाता है कि उदारता के प्रतीक वो हैं जो सीधे कहते हैं गर्दन काट देनी चाहिए, और आज भी एलानिया कहते गर्दन काट देनी चाहिए। वो उनके बारे में कहा जाता नहीं, उनके बारे में बात मत करिए, इनके बारे में बात करिए। और मैं एक बात और कह दूं दीपक जी, एक पंक्ति और बोल दूं, सुबोध जी ने कहा कर्म की बात होनी चाहिए धर्म की। बिल्कुल, जब तक ये सेकुलर सरकारों का दौर था, मैं दर्शकों से कहूंगा चेक करिए भारत की रेट ऑफ ग्रोथ क्या थी, 2%, 1.5%, 1.8%, 2%। हमारा मजाक उड़ाया जाता था 70 और 80 के दशक में, दिस इज हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, भारत इससे ऊपर जा ही नहीं सकता। और महंगाई की दर क्या थी, मैं दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए, 1973-74 में 26%, 12%, 14%, 16%। 1991 में इसी सेकुलर सरकार के दौर में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 बिलियन के नीचे आ गया, 2 बार रुपए का अवमूल्यन हुआ। और जब से आप जिसको कहते हैं ना सनातन धर्म वाली सरकार आई है, अटल जी की सरकार में वो 1 बिलियन से 100 बिलियन पहुंचा, मोदी जी की सरकार में 500 बिलियन पहुंचा। आज हम 7.8% की ग्रोथ रेट वाली अर्थव्यवस्था है, जो दुनिया में बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ऊपर है। दुनिया में सबसे बड़ा गरीबों का फाइनेंशियल इंक्लूजन हमने किया है, 50 करोड़ लोगों का जनधन अकाउंट 50 करोड़ बने। और मैं सारा डिटेल में नहीं जाना चाहता कितना हमने 80 करोड़ लोगों को भोजन कराया है। वो जी, ये दलित चैंबर ऑफ कॉमर्स आपने हमारी सरकार आने से पहले नहीं सुना होगा। दीपक ये हमारी सरकार ने स्टार्टअप में कहा कि हर बैंक की हर नहीं, मेरे ख्याल से यू नीड टू स्टॉप दिस गोइंग ऑन दीपक जी। ठीक है, तो ईमानदारी से विवेक जी के बाद सुखना के आप टाइमर काम नहीं कर रहा है आपका दीपक सर। टाइमर मैंने हटा दिया क्योंकि सुबोध जी भी ज्यादा बोले, सुधांशु जी भी ज्यादा बोले। टाइमर क्यों हटाया? सुखना का ही एक रूप है। आपके लिए हटाया सर, आप चुपका होते हैं, आप तो टाइमर की मतलब सब कुछ कर देंगे, छोड़ दीजिए। अब बताइए विवेक भाई, धर्म तो आपके लिए अफीम की तरह है। नहीं, तो क्यों चाटते हैं इसको? जी,
सुनते एक एक करके शुरुआत करते हैं। उन्होंने सबसे पहले बात कही सनातन पे बैठना ही नहीं। सुधांशु जी कह रहे हैं कि आपको तो मना कर देना चाहिए। अरे भाई, कम्युनिस्ट लोग आ गए क्या सनातन? हर इंटेलेक्चुअल टॉपिक पे नहीं, मगर सस्ता पढ़ा लिखा होता है, पढ़े तो ले लेंगे। कम्युनिस्ट पढ़ा लिखा होता है। नहीं, सुन लिए प्रभु, कम्युनिस्ट पढ़ा लिखा होता है। चीन के रक्षा मंत्री कहाँ गायब है? जैक मा की तरह गायब होगा विवेक श्रीवास्तव जी। चीन के रक्षा मंत्री गायब है, सुना है कुछ दिनों से। भाई इतना कंफ्यूजन मत करें, शांति से 90 सेकंड का टाइम दीजिए, सुनिए। चाइना के बारे में पता रहता है, इसलिए पूछ रहा हूं। कहा सर हमारे रक्षा मंत्री को हमें क्यूबा, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स की दलाली के बारे में भी पता रहता है जो प्रेजेंट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर रही है। हमें 100% FDI के बारे में भी पता रहता है। हमें यह भी पता रहता है कैसे वहां की कंपनियों को यहां ला करके देश को सरकार बेच रही है। हमें तो बहुत कुछ पता रहता है दीपक चौरसिया जी। तो वो हम जरा उसी में बात करें। अब इन्होंने कहा साहब चाइना के बारे में बताइए ना विवेक जी, आपको पता होगा। बहुजन सुखाए आपका एनर्जी वहीं से मिलता है। बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे साहब, क्यों नहीं पता होना चाहिए। जैक मा की तरह रक्षा मंत्री क्यों गायब हो गए? सरकार ने क्यों गायब करवा दिया अपने रक्षा मंत्री को? बीजेपी को नहीं पता है क्या? नहीं, वाई क्या इंडियन गवर्नमेंट के पास नॉलेज की कमी रह गई लगता है? इनका इंटेलिजेंस फेल हो गया जो आप मुझसे पूछ रहे हैं। आई थिंक द गवर्नमेंट इन पावर शुड आंसर दीज क्वेश्चंस इंस्टेड ऑफ मी, फ्रैंकली। अच्छा, अब आप आ जाइए इनके ऊपर। ये कह रहे थे साहब बहुजन सुखाए, बहुजन हिताय में तो साहब एक लिमिटेड लोगों की प्रगति की बात करी है, अच्छाई की बात करी है, सुख की बात करी है। हम तो साहब सबके सुख की बात करते हैं। इनके सबके सुख में सेंचुरी से दलित का उत्पीड़न हुआ, मंदिरों में नहीं जाने दिया गया, पानी बैठ के नहीं पी सकते साथ में, खाना नहीं खा सकते साथ में, विवाह तो दूर की बात है। आप समझ रहे हैं, हर चीज के अलग रूल और नियम कानून सब कुछ अंग्रेजों पर थोप दिया कि साहब सनातन धर्म के अंदर या हिंदू धर्म के अंदर तो जाति व्यवस्था थी ही नहीं, ये तो साहब अंग्रेजों ने दी और उसके बाद अपने आप बनती चली गई। इसलिए बेसिक एजेंडा ये है, सुधांशु त्रिवेदी यहां पे बैठ करके ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी को जस्टिफाई कर रहे हैं, कह रहे हैं साहब सब कुछ अच्छा था, सब कुछ अच्छा है। और बेसिकली ये सरकार रिजर्वेशन हटा करके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में से और जॉब्स में से ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है, हिंदू इज वन एंड देयर इज नथिंग कॉल्ड दलित। तो ये जो है इसका हम खंडन करते हैं। INDIA दलितों के साथ, बैकवर्डों के साथ खड़ा हुआ है। जो फैसिलिटीज वेलफेयर स्कीम्स उनको देनी चाहिए, सनातनी हिंदुओं के साथ नहीं है। पीड़न हुआ है, गलतियां हुई है। नहीं, मतलब आपका गठबंधन सनातनी हिंदुओं के साथ नहीं है। विवेक जी मान लिया आपने तो बता दिया कि किनके वोट चाहिए आपको। नहीं, अरे बता चुके हैं आप। सुन तो लीजिए, मैं कुरीतियों की बात, दलितों के साथ है, अल्पसंख्यकों के साथ है। शांति रखिए। यू आर सच आज आप इम्पेशंस में क्यों आ रहे हैं? आप इतने अच्छे एंकर हैं, पेशेंस से सुनिए, इतने बढ़िया आप बात करते हैं, सीनियर आदमी हैं, आप सुनते जाइए ना। आप देखिए 70 साल तक एक अलग सरकार थी, सेकुलर सरकार कह सकते हैं। वाजपेयी जी भी था बीच में, चंद्रशेखर थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह भी आए, कांग्रेस आती जाती रही, सो मेनी पीपल केम एंड वेंट। तो भाई जब तक मेजॉरिटी हिंदुओं ने नहीं चुना उसको इन 70 साल में, क्या ये सरकार काल्पनिक तरीके से सो कॉल्ड तुष्टीकरण के ऊपर आ गई थी? नहीं, सबने पसंद किया, सबने चूज किया, सबने वोट किया, आज इनको भी वोट किया है। तो कोई भी किसी हिंदू समाज के खिलाफ नहीं है ना, और हो भी नहीं सकती। जब तक 80-85% हिंदू पॉपुलेशन मेजॉरिटी में है तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये एक जो है ये तो एक काल्पनिक विषय है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं कि INDA के जो घटक दल हैं साहब, मतलब सनातन काल्पनिक है। ठीक है, सनातन काल्पनिक है, DMK वाले बोल रहे हैं खत्म कर देना चाहिए। विवेक श्रीवास्तव भी उसी का समर्थन कर रहे हैं, सनातन काल्पनिक है। ठीक है, आप जवाब ले लीजिए ना, आपने भी 1 मिनट से ऊपर बोला। भाई सुधांशु जी को बोल लेने दीजिए, वो अकेले निपट रहे हैं आपसे, गलत कह रहे हैं 3 लोगों से। आप मुझे गलत, आप गलत कोट कर रहे हैं, आप गलत कोट कर रहे हैं मुझे। मैंने सनातन धर्म आपकी बात का मतलब निकाल के दर्शकों को समझा रहा हूं। नहीं, गलत नहीं सर, INDA सनातन के खिलाफ है, ये थॉट प्रोसेस काल्पनिक है, मैंने ये कहा है। कोई सनातन के खिलाफ नहीं है, ना इस्लाम के खिलाफ है, ना किसी के खिलाफ है। यह देश सबका है, सबका रहेगा। ठीक है, हम इनकी पॉलिसीज के खिलाफ हैं। ठीक है, जो धर्म के, अब आप बुलाइए इनसे, ये बोले फिर मैं काउंटर करता हूं। सुधांशु जी, वैसे मैं अब विनम्रता से कहूंगा, विवेक श्रीवास्तव जी ने जहां से शुरू किया था कि लेफ्ट वाले बहुत पढ़े लिखे होते हैं, मुझे लगता है शायद पढ़ लिख के भी पढ़ना लिखना नहीं जानते। सनातन के खिलाफ के लिए अलायंस बनाई आज DMK के मंत्री ने कहा है। वहां के नंबर 2 के व्यक्ति ने कहा सनातन डेंगू है, मलेरिया है, तो एक ने कहा HIV या पता नहीं, आप पढ़ते नहीं, लिखते नहीं या सुनते नहीं, या गांधी जी के बंदर हो गए कि तीनों ही काम नहीं जस्टिफाई भी कर दिया। और जहां तक आपने पढ़े लिखे होने की बात कही, तो मैंने तो सिर्फ आपसे
एक बात देखिए, आप बोल रहे थे मैं कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया साहब, लगातार बोला गया है। अब मैं दूसरी बात कर रहा हूं। मैंने तो आपसे सिर्फ एक बात पूछी थी ना कि हिंदू धर्म ग्रंथ तो बता दीजिए इसमें 6000 जातियों का उल्लेख हो। पढ़े लिखे की बात थी ना, तो पढ़े लिखे व्यक्ति को सब्सटेंटिव बात करनी चाहिए कि अमुक धर्म ग्रंथ में हिंदू समाज की इन जातियों का लिखा हुआ है, अमुक धर्म ग्रंथ में यह लिखा है कि लोहार ऊंचे हैं कि सोनार ऊंचे हैं, अमुक धर्म ग्रंथ में लिखा है कि धोबी ऊंचे हैं कि धानुक ऊंचे। 6000 जातियां हैं और उनका ये अनुक्रम लिखा। मैं बता रहा हूं पूरे विश्वास के साथ, ये 1901 में हर्बर्ट रिस्ले के सेंसस कमीशन में लिखा है। पहली बार अंग्रेजों ने ये सारी की सारी चीजें व्यवसाय है, जातियां नहीं है। देखिए आप बीच में बोल रहे हैं गलत बात है। विवेक जी बीच में नहीं पढ़े लिखे हैं। भाई रामायण के टाइम पे सेंसस होता था क्या? कंफर्टेबल फैक्ट आने लगे तो आपके समस्या नहीं, क्या रामायण के टाइम पे सेंसस होता था क्या? रामायण के टाइम पे सेंसस होता था क्या? अरे भाई मैं चला तो दिखाइए ना कौन से उसमें बताइए ना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, सेंसस तब हुआ। अब देखिए तो वही डेटा आएगा। अनकंफर्टेबल फैक्ट आया हो गए रायता, इसका मतलब ये थोड़ी ना तब जाती है विवेक जी को या तो रायता फैलाना है। भाई देखिए बहुत साफ बात है, ये धर्म को अपील करते हैं, अभी आगे बैठते हैं या रायता फैलाने। गूगल पे सर्च कर लीजिए, गूगल पे सर्च कर लीजिए किस धार्मिक ग्रंथ में 6000 जातियां हैं, सर्च कर लीजिए ना। सुधांशु जी बताइए। अरे भैया प्लीज देखिए, राजीव भाई प्रोफेसर साहब कितनी शांति से बैठे हुए हैं। प्लीज बीच में नहीं, प्लीज बीच में नहीं। और देखिए मैंने तो टाइमर भी हटा दिया ताकि सबको मौका कल भी नहीं। बिल्कुल देखिए दीपक जी, पिछली बार भी डिबेट में सुबोध जी ने बात शांति से सुनी थी और रायता विवेक जी फैला रहे थे, और आज भी रायता विवेक जी फैला रहे हैं। उसका कारण मैं बहुत साफ बता देना चाहता हूं। उन्होंने पढ़े लिखे होने की बात की तो मैंने सिर्फ इतना पूछा था। एक बात बता दूं आपको दीपक जी, जैसे देश में पढ़ाई लिखाई बढ़ती चली गई, भाजपा मजबूत होती चली गई। जब देश में साक्षरता दर 12%, 15%, 20% थी, लेफ्ट और कांग्रेस का बोलबाला था। और जो जो साक्षरता दर बढ़ती चली गई, मैं ईमानदारी से कह सकता हूं, जब साक्षरता दर 50% क्रॉस की है, हम विपक्षी दल बने हैं। 50% क्रॉस करने के बाद हमारी सत्ता आई है पहली बार 90 के दशक में मान्यवर, और आज साक्षरता की दर 73-74% जब हुई 2011, अब हो सकता है 82-83 होगी। हकीकत में हमारा प्रभाव उत्तरोत्तर बढ़ता चला गया। जो जो मीडिया स्वतंत्र होता चला गया, हमारा प्रभाव बढ़ता चला गया। जो जो डेमोक्रेसी मैच्योर होती चली गई, हमारा प्रभाव बढ़ता चला गया। क्योंकि आपने बंदूक के रूप में कहा था। हां, पढ़े लिखे की बात मैं कहता हूं, ना मेरी बात माने न विवेक श्रीवास्तव की। जाके देखें कौन किससे पैसा लेता था। यूरी बेजमनेव जो केजीबी का जासूस था, उसने अपनी किताब लिखी है। और मित्रोकिन आर्काइव केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2, सीधे कांग्रेस पार्टी को पैसा केजीबी से आया है, ये उसने लिखा है मित्रोकिन आर्काइव में। वसेली मित्रोकिन केजीबी का अधिकारी डिफेक्ट करके गया था इंग्लैंड, 2006 में उसने प्रकाशित किया है। और इस बात का उल्लेख नटवर सिंह जो कांग्रेस के विदेश मंत्री रहे, उन्होंने अपनी किताब उस किताब में भी उल्लेख किया जिसका नाम है वन लाइफ इज नॉट इनफ। और वोल्कर रिपोर्ट तो आपको याद होगी विवेक जी, तब तो आप लोग सरकार का समर्थन कर रहे थे। सद्दाम हुसैन से तेल के कूपन के बदले में पैसा कांग्रेस पार्टी के नाम पे आया है, सीधे कांग्रेस पार्टी के नाम पे आया है, लेफ्ट पार्टीज के साथ। और मैं अंत में कह दूं, देखिए सारी समस्या क्या थी कि लेफ्टिस्टों का उद्देश्य था इस देश की संस्कृति को नष्ट करना। और ये तो इस सीमा तक थे कि जब कांग्रेस ने 62 में आक्रमण किया तो लेफ्ट पार्टी में विभाजन ही इसी मुद्दे पे हुआ। सीपीआई और सीपीएम बनी, क्योंकि उनमें से एक धड़े का मानना था कि चीन को हम पे कब्जा कर लेना चाहिए, ये हमारे लिए ज्यादा बेटर रहेगा। इसीलिए ये मार्क्स और मैकाले के जो मानस पुत्र हैं, मैं कह रहा हूं अमृत काल से पहले दीपक जी विष निकलना जरूरी है। तो अमृत से पहले विष निकल रहा है। आश्वस्त रहिए कि सारे विष को हलाहल पीकर जो भगवान शंकर ने जो स्वरूप दिखाया था, मैं अटल जी की कविता की पंक्ति में कहना चाहता हूं, मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भू पर, पाए पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर, अधरों की प्यास बुझाई है मैंने पीकर, वह आग प्रखर हो जाती दुनिया भस्मसात जिसको क्षणभरी छूकर। फिर भय से व्याकुल दुनिया ने आरंभ किया मेरा पूजन, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी को इस देश की जनता ने बन गया ना इसमें कुछ संशय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। मानवर हम हमेशा विष पीकर भी अमर होते रहे हैं, आप चिंता मत करिए, जितना विष निकालना निकाल। नहीं कुछ नहीं आप। अच्छा प्रोफेसर साहब, अब मैं राजीव रंजन जी के पास जाऊंगा वरना उनके साथ अन्याय हो जाएगा। राजीव रंजन जी, बीजेपी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ कहा है कि भाई नालंदा की तस्वीरें हमने दिखा दी, जो बाइडेन को भी दिखा दी, पूरी दुनिया को पता है कि बख्तियार खिलजी ने जलाया था। नालंदा को जब जलाया गया था तो यह कहा जाता है कि वह इतनी ज्ञान की किताबें थी, इतनी पांडुलिपियां थी कि नालंदा 6 महीने तक जला था। अब वो मांग कर रही है भारतीय जनता पार्टी कि अब नीतीश जी ने देख लिया है,
तो एक काम करें, बख्तियारपुर का नाम बदल दे, तो बख्तियारपुर का नाम बदल के पीएम बनेंगे नीतीश कुमार जी? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि नाम बदलने में भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल है। बुनियादी सवालों को हल करने में इनका ट्रैक रिकॉर्ड पूरा देश जानता है, और इसीलिए ये सनसनी पैदा करने वाले जो फैसले हैं उसके जरिए लोगों को गुमराह करने का काम पहले भी करते आए हैं, आज भी करें। मैं तो कहता हूँ इतना ही इन्हें संविधान, हिंदुस्तान के स्वर्णिम इतिहास, हमारी विरासत, हमारी परंपराएं, अगर इनका इन्हें ख्याल है तो इस देश के संविधान सभा के अध्यक्ष और देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्मृति में सीवान का नाम घोषणा करें कि ये प्रस्ताव करेंगे कि उनके नाम पर सीवान का नामकरण हो। नहीं कर पाएंगे। ये केवल हिंदू बनाम मुसलमान, ये इनकी जो पसंदीदा, जो इनका जो एजेंडा है उसके इर्द गिर्द चिपके रहे, उसके बाहर ये निकल नहीं सकते। नहीं, राजीव रंजन जी, ये बहस इसलिए है क्योंकि आपके सबसे बड़े सहयोगी डीएमके के एक मंत्री ने कहा है कि हम सनातन को खत्म करना इंडिया का उद्देश्य है, ये इंडिया चाहती है और इस पर सहमति है, इसलिए बहस है। बीजेपी के कारण बहस नहीं है, डीएमके के कारण बहस है, जो आपका सबसे बड़ा सहयोगी है राजीव रंजन जी, इसका भी जवाब देना होगा। आपने बख्तियार खिलजी की बात की थी, इसीलिए मैंने आपको वो जवाब दिया कि सवाल का जो जवाब है ना, कई बार उसमें जवाब भी सवाल हो सकता है। इतनी अनुमति तो आप हम लोगों को दे ही दीजिए कि सवाल हम भी पूछ सकते हैं। हर सवाल केवल भारतीय जनता पार्टी को पूछने का अधिकार नहीं है। जो सत्ता में है इस देश में कमाल की परंपरा है, सवालों का जवाब कौन दे रहा है? अपोजिशन दे रहा है। मीडिया पहले बात करती थी सत्तारूढ़ दल से, क्या हुआ आपके वायदों का? 15 लाख लोगों के अकाउंट में आएंगे, क्या होगा देश में? 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 18 करोड़ नौकरी आपने क्यों नहीं दी? ये सवाल मीडिया नहीं पूछती है। अब मैं कुछ गंभीर सवाल पूछता हूं। सनातन धर्म में अगर कुरीतियां हैं, अगर सनातन धर्म का मतलब ब्राह्मणवाद की जड़ों को और गहरा करना, तो मैं मानता हूं इन कुरीतियों को दूर करने का बीड़ा इस देश के राजनीतिक व्यवस्था को उठानी हो। और मैं इसलिए ये बात करता हूं, क्या कुरीतियां बताइए? मैं जो बताना चाहता हूं सुन तो लीजिए। आपने सबको अवसर दिया तो मेरी भी बात सुन लीजिए, और जब आप कहेंगे मैं चुप हो जाऊंगा, मैं चुप हो जाऊंगा। लेकिन सवाल ये है कि आरएसएस का जो शीर्ष क्रम है, कोई महिला, दलित, पिछड़ा, आप ये सब, मैं हिंदुओं की बात कह रहा हूं, मैं मुसलमानों, क्रिश्चियन, ज्यूज, जैन, यहाँ मैं बौद्धिस्ट, जो किसी धर्म को नहीं मानते, उन लोगों की बात मैं नहीं कह रहा। मैं सनातन धर्म, हिंदुत्व को लेकर के जो एक परिभाषा गढ़ने की कोशिश सुधांशु त्रिवेदी जी की पार्टी करती आई है, मैं वही पूछ रहा हूं कि आपके आरएसएस के साथ जो रिश्ते हैं, उसके बाद आरएसएस के नेतृत्व के सवाल पर अगर मैं आपसे पूछता हूं कि किसी महिला को शीर्ष नेतृत्व क्रम में जगह नहीं मिली, किसी पिछड़े को जगह नहीं मिली, किसी दलित को नहीं मिली, तो इसमें अतिशयोक्ति क्या है? किसी आदिवासी को नहीं मिली, ये सब हिंदू हैं। और सवाल यह है कि ब्राह्मणों में भी एक उपजाति और एक नॉन ब्राह्मण, केवल राजेंद्र सिंह जी। अब क्या संदेश देंगे? हिंदुत्व की ये अवधारणा, जिसमें समाज का एक बड़ा वर्ग लंबे समय से जूझ रहा था, जिसकी वजह से धर्मांतरण हुए, जिसकी वजह से हिंदुत्व को लेकर एक बड़ा जो समुदाय था वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व की मुख्य धारा से बाहर निकलता चला गया। तो मुझे लगता है आज अगर ये बहस छिड़ गई है, ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी को अगला आरएसएस प्रमुख दलित होगा, महिला होगी, पिछड़ी होगी, पिछड़ी जाति से होगा, ये इसकी घोषणा भी करनी चाहिए। और साथ साथ बड़ा प्रेम है आरएसएस से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पर जवाब ले लेता हूँ। राजीव जी, आप सब बोल चुके हैं, आप जवाब ले लीजिए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, सनातन की कुरीतियों पर बात होनी चाहिए मुझे, और इन्होंने मौन रहकर नहीं, मुखर होकर समर्थन किया डीएमके के मंत्रियों के सनातन को खत्म किया जाए। नहीं, वो कोई बात नहीं, वो सब हो जाएंगे तब भी। आप केवल खत्म करना और बहाल करना, इसके बाहर दीपक जी। सर, आपने डीएमके के मंत्री का समर्थन किया, आपने कुरीतियां तो बाद में बोली, बोले देखिए बहस शुरू हुई है तो ये बात पूछनी है। 1 मिनट रुक जाइए सर, राजीव जी आगे कहिएगा। डॉक्टर सुधांशु, मैंने कहा इस सनातन धर्म में
कुरीतियों को कुरीतियां होना अलग बात है सर, धर्म को खत्म करना अलग बात। आप सहमति दे रहे हैं? राजीव जी प्लीज, राजीव जी प्लीज। सवाल में मैं नहीं हूँ, ठीक है। मैं भी आपको दो टुक बोल रहा हूँ कि मैं आपके हाँ और ना में नहीं हूँ। ठीक है, ठीक है, मत रहिए, कोई बात नहीं, दर्शक डिसाइड करेंगे सर, देश की जनता डिसाइड करेगी, मैं नहीं करूंगा। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी। देखिए, बहुत दुखद बात यह है जो सेकुलर दलों, ये तथाकथित इंडिया वाले दलों ने जो किया है वो। राजीव जी का पहला स्टेटमेंट याद करिए, ये बख्तियारपुर का नाम बदलने की बात कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। अरे विदेशी आक्रमणकारी से मुसलमान को क्यों जोड़ते हो भाई? सच्चा और अच्छा मुसलमान अच्छा नहीं लगता? बाबर, तुगलक, औरंगजेब, बख्तियार खिलजी, क्या लेना देना है बख्तियार खिलजी का आज के मुसलमानों से? फिर आप बीच में बोलने लगे, मैंने नहीं बोला। राजीव जी गलत बात है, आपकी बात मैंने पूरी शांति से सुनी। आप सब भी इंसान है सर, प्लीज सभ्यता इतनी बनाए रखिए। नहीं, इतना अगर आक्रामक देखिए, अनकंफर्टेबल फैक्ट आप सीनियर लोगों से बातचीत अगर हो रही है तो इनको भी दूसरों की वरीयता का सम्मान करना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो क्या चिल्लाने की अनुमति की? क्या मैंने वरीयता का सम्मान किया? मैंने नहीं बोला। आपने क्यों कहा बख्तियारपुर का नाम बदलने से मुसलमान नाराज? हिंदू मुसलमान कैसे आ गया बख्तियारपुर का नाम बदलने में? मैंने सिर्फ इतनी सी बात कही। मैं आपको बोलिएगा, मैं आपको और मैं दीपक जी कहना चाहता हूं, चलो बख्तियारपुर और किन क्या तरीका भाई? राजीव जी प्लीज नहीं करिए, राजीव जी प्लीज नहीं करिए, शुरू कर देते। राजीव जी अभी कह रहे थे, बोलने नहीं दे रहे, अब आने लगे जुड़े हुए, आपकी आवाज कट कट के आती है जैसे ही आप चिल्लाने लगते हैं। जी सुधांशु जी। हाँ, अब मैं बता रहा हूं। देखिए, बख्तियारपुर का नाम तो चलिए बहुत जमाने से चला रहा था। ये बताइए, आजाद हिंदुस्तान के बाद इस हिंदुस्तान में लुटियन जोन में औरंगजेब के नाम पे सड़क क्यों रखी भाई? कौन खुश हो रहा था औरंगजेब के नाम की सड़क से? मुसलमानों को आक्रमणकारियों के साथ आपने जोड़ा, और जब वो विचारधारा ये रही कि जब हमने औरंगजेब का नाम बदल के डॉक्टर कलाम के नाम पे सड़क रखी तो छाती पीटने लगे आकर के औरंगजेब के नाम पे सड़क रखनी चाहिए। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, मुसलमानों के साथ आपने गलत तरीके से जोड़ने की बात कही। मैं एक नहीं अनेक बार कह चुका हूं। सुनिए राजीव रंजन जी, वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ 2015 में हुई, कोई सेकुलरिज्म का सूरमा गया हो उनके घर पे तो बताइए। जिसने अपनी शहादत दी थी उसको परमवीर चक्र मिला था। मोदी जी ने दिल्ली में बुलाकर उनकी पत्नी से पूरे परिवार का सम्मान किया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने पहली शहनाई बजाई थी जिस समय 15 अगस्त 47 को उनको भारत रत्न अटल जी की सरकार में मिला 2001 में। 50 साल तक सेकुलर लोगों को याद नहीं आया। डॉक्टर कलाम से बड़ा साइंसदान आलम इस्लाम में पैदा नहीं हुआ, उनको राष्ट्रपति बनाते समय तब तो खैर आप हमारे साथ थे, बाद में खिलाफ क्यों हो गए भाई? अगर आपको दलित और पिछड़ों का इतनी वो है तो द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति थी तो कहीं यशवंत सिन्हा जी को खड़ा कहते भाई? अरे शांति से समर्थन करना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, तो वो जीत गए, चाहे उनके पहले भाषण का बहिष्कार किया था भाई। आप बोलते हैं और आरएसएस पे इनको बात बता देना चाहता हूं। देखिए क्या तरीका है, देखिए बता रहा हूं, सुनिए तो मान्यवर, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपको पता नहीं है आरएसएस का नाम क्या है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वैसे हमारी राष्ट्रीय सेविका समिति भी है जिसकी अध्यक्षा शांतक्का ताई है। अब आपको पता ही नहीं तो कौन कहे? आप कहेंगे महिला मोर्चा में कोई पुरुष अध्यक्ष नहीं हुआ। इस ढंग के एब्सर्ड इलॉजिकल बातें मत करिए। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, सनातन में कुरीति की बात आपने एक कुरीति नहीं गिना पाए। पर मैं पूछना चाहता हूं, ये 4 बीबी रखना कुरीति है कि नहीं? बोलिए बोलिए, 4 बीबी रखना कुरीति है कि नहीं? अब ये सब चुप हो जाएंगे, सबके मुंह में दही जम जाएगा। और ये विवेक जी भी फलाने जी ढिमाके, देखिएगा बस एक प्रश्न है, 4 बीबी रखना कुरीति है कि नहीं? जो आपकी सरकार उसका समर्थन करती रही, बोलिए। नहीं, किसी ने कोई समर्थन नहीं किया है। अब मैं बोलता हूं, देखिए सबसे पहली चीज है, उन्होंने बता दिया भाई कि आरएसएस। दीपक जी नहीं प्लीज। हाँ दे रहे वो जवाब दे रहे। एक मिनट, आप ही के सवाल का जवाब दे रहे, फिर विवेक जी के पास जाऊंगा और इसके बाद में टाइमर लगाऊंगा क्योंकि हर आदमी अनलिमिटेड बोलना चाहता है। मैं पूछना चाहता हूं, सुनिए, इन्होंने राजीव रंजन जी ने अपनी पार्टी में आज तक कोनो एक दलित अध्यक्ष बनाया? मांझी जी हमारे साथ आ गए। हम लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया। पार्टी कोई दलित अध्यक्ष हो तो बताइए। हम लोगों ने मुख्यमंत्री। सुनिए, सुबोध मेहता जी की पार्टी में मैं पूछा। देखिए राजीव जी, गलत बात है, आप लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं या आप डिबेट को डिबेट करने की कोशिश कर रहे हैं, दर्शकों के साथ अन्याय कर रहे हैं बीच में बोल के। बीच में मत बोलिए, मुझे पता है कि असुविधाजनक फैक्ट आने पे डिस्टर्ब करने के अलावा कोई चारा नहीं रहता, पर दर्शकों के साथ अन्याय मत करिए। मैं पूछना चाहता हूं इस सारे दलों से, इन्होंने अपनी जाति के किस व्यक्ति को बनाया? मैं पूछना चाहता हूं। छोड़ दीजिए पिछड़ा और अगड़ा और पिछड़ा और दलित। मैं पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी थे,
पिछड़ों के नेता बनने की बात करते थे। दलितों की तो मायावती जी की हत्या करने की कोशिश की गई। मायावती जी का बयान है कोर्ट में, मैं नहीं कह रहा हूं। और सवर्ण छोड़िए, पिछड़ों में अन्य जातियां छोड़िए, अपनी यादव जाति का एक व्यक्ति नहीं मिला जिसको इस लायक समझा हो कि इसको असली सत्ता देंगे, सिर्फ परिवार। वही बिहार में लालू प्रसाद यादव जी को छोड़िए, दलित और अगड़ा, पिछड़ों में भी अन्य जाति छोड़िए। उस समय नीतीश कुमार जी यही आरोप लगाए थे कि पिछड़ी जातियों का अपमान हो रहा है, इसलिए लालू जी को छोड़ के आए थे। अपनी जाति का एक व्यक्ति बता दीजिए जिसको सत्ता दी हो। डीएमके वालों से मैं पूछता हूं, अपनी जाति के एक व्यक्ति को सत्ता क्यों नहीं दी? करुणानिधि जी, स्टालिन, उसके बाद उदयनिधि। यह सिर्फ जातिवाद का चूरन बांटना है और अपने परिवार के हाथ में सत्ता रखनी है। और एक और बात मैं दर्शकों से कहता हूं, जाके चेक कर लीजिए, ये जितने लोग अपने को गरीब, गुरबा, दलित, वंचित की राजनीति की बात कहते हैं, यही सबसे कम समय में सैकड़ों करोड़ की संपत्तियों के मालिक बने। इन्हीं के नेताओं ने सबसे ज्यादा संपत्ति अर्जित की है। जो शुरू में अपना हलफनामा देते थे 2 करोड़ की संपत्ति नहीं, वो 150 करोड़ की संपत्ति में पहुंच गए 10 साल के अंदर। बिहार में जो परिवार कहता था कि मैं गरीब गुरबा की राजनीति कर रहा हूं, वो बिहार का सबसे अमीर परिवार हो गया। मैं पूछना चाहता हूं, वो मुलायम सिंह जी जो साइकिल पे चलते थे, आज जेट पे चलने की स्थिति हो गई, जबकि ना किसी ने कोई नौकरी की ना धंधा किया। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस में पिछले 4 पीढ़ियों से, जवाहरलाल नेहरू के बाद से किसी ने ना नौकरी की ना व्यवसाय किया, फिर ये सैकड़ों करोड़ का इनकम टैक्स का नोटिस कहां से आ जाता, प्रॉपर्टी कहां से आती। इसलिए मैं कहता हूं, सारे लोग सावधान हो जाइए। ये सिर्फ आपको जात बिरादरी का चूरन देंगे और अपने परिवार को संपत्ति अर्पित संपूर्ण करेंगे। ठीक है सुबोध जी, मेरा सीधा सवाल, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के आरोप लालू जी, सजायाफ्ता चार्जशीट हो चुकी है तेजस्वी पे, राबड़ी देवी जी पर, मीसा भारती पर, ये क्या है? इस परिवार ने कभी कोई नौकरी नहीं की। लालू जी गरीब गुरबा के नाम पे चीफ मिनिस्टर है। बिहार की हालत क्या है सबको पता है। अब बताइए प्रोफेसर जी, इस भ्रष्टाचार के आरोपों पर आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता जो सजायाफ्ता हैं, आपके क्या विचार? क्या ये सुधांशु जी क्या ये आरोप ना लगाएं? देखिए, सनातन से इतर हो जाते हैं ना। सनातन में तो आपने मौन सहमति दे ही दी है डीएमके को। देखिए दीपक जी, अब आप बोलने दीजिए। देखिए दीपक जी, सुधांशु जी एक बात को लिंक करके कहां से कहां ले जाते हैं, किस बात को, मैं उस पर जवाब दूंगा। लेकिन आपने पहले मेरे माननीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी और उनके पूरे राष्ट्रीय दल के कुनवा पे आपने जो इल्जाम लगाया है, ये मैंने इल्जाम नहीं लगाया सर। कोर्ट से सजायाफ्ता जमानत पे लालू यादव जी, मैंने इल्जाम नहीं लगाया। प्लीज 1997 में जेल चले अभी दीपक जी 97 से जेल में, तब आपकी सरकार थी। मैं कह रहा हूं, और लालू यादव जी ने कहा यह कांग्रेस का षड्यंत्र था। दीपक जी ऐतराज नहीं, मैं रोक रहा हूं, उनको भी रोकूंगा। सुबोध जी अपनी बात कहिए। दीपक जी बोलने दीजिए मुझे। हाँ बोलिए ना दीपक जी बोलने दीजिए। ये आपको पता होना चाहिए कि ये ट्रायल कोर्ट है। दीपक जी ट्रायल कोर्ट से सजायाफ्ता दिया है। जिस दिन एपिलेट कोर्ट में आएगा, संविधानिक कोर्ट में आएगा बंधु, ये दूध का दूध, पानी का पानी होगा। स्कैम कोई स्कैम ही नहीं है। जहां तक बात रही, जहां तक बात रही, जहां ट्रायल कोर्ट का संवैधानिक कोर्ट नहीं है सर। संविधान ट्रायल कोर्ट संवैधानिक कोर्ट नहीं है, ट्रायल कोर्ट है। ट्रायल कोर्ट के बाद एपिलेट कोर्ट में आएगा। अरे जब आएगा तो आएगा ना, अभी तो सजायाफ्ता है। उनको सजायाफ्ता दिया है। मेरे बहुत प्रिय नेता है वो, लेकिन अभी सजायाफ्ता है प्रोफेसर साहब। नहीं आएगा। और सजा किसने दिलाई? यही राजीव रंजन जी की पार्टी ने। ये राजीव रंजन जी जिनके साथ खड़े हैं आप, नीतीश कुमार जी। रेलवे का जो स्कैम आप बता रहे हैं, वो भी लल्लन यादव ने लिख के दिया, लल्लन सिंह ने। स्कैम बता रहे हैं आप, हमें ये बताइए कैबिनेट मिनिस्टर क्या अपॉइंटिंग अथॉरिटी होता है 4th ग्रेड के लिए? आप किस तरीके से इल्जाम लगा रहे हैं? 2004-5 का ये केस है, 9 में बंद हो गया, दोबारा बंद हो गया, और तीसरे बार जब हम नीतीश कुमार जी के साथ जाते हैं तो ये केस फिर जाता है और फिर चार्जशीट होता है। प्रोफेसर साहब कौन से सीबीआई नहीं, आप ऐसे इस तरीके से मत बोलिए। आप क्या पूछ रहे हैं? प्रवक्ता, अरे आप ये हमें बताइए कि जो जर्नलिज्म आप कर रहे हैं, कहां से आपने जर्नलिज्म की पढ़ाई की है? मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ा है। प्रोफेसर के ऊपर मत जाइए। ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म मैंने यूके में पढ़ा है। बताइए आप कहां से प्रोफेसर बने? किसने अपॉइंट किया आपको? मैं दिल्ली और आप ये बोल रहे हैं कि ट्रायल कोर्ट संवैधानिक कोर्ट नहीं है, और जो आप गजब के प्रोफेसर हैं आप, जो ट्रायल कोर्ट संवैधानिक कोर्ट नहीं है। पता है ट्रायल कोर्ट और अपीलेट कोर्ट के बारे में पता है? ट्रायल कोर्ट मतलब सजायाफ्ता हुआ या नहीं हुआ, समझाइए। ट्रायल कोर्ट और अपीलेट कोर्ट दोनों अलग है। क्या कैबिनेट मंत्री ट्रायल कोर्ट संवैधानिक कोर्ट नहीं है ये कहने की कोशिश कर रहे हैं? सीबीआई ने 2 बार केस क्यों बंद की? सीबीआई 2 बार केस क्यों बंद करी? इस तरीके का डिसरिस्पेक्टफुल
ये चौरसिया जी बिल्कुल सही है सर, डिसरिस्पेक्टफुल है आप अपोजिशन के प्रति। मैं देख रहा हूं आपने पत्रकारिता जो आपने यूके और लंदन से किया है, आपको क्या यही पढ़ाया गया है? सर मैंने हिंदुस्तान में पढ़ाई की है, मैनर में आप कंडक्ट करते हैं। पट्टी में बैठ के पढ़ा हूं, पट्टी समझते हैं प्रोफेसर साहब? ट्रायल केट क्या होता है स्कूल में आपको पता नहीं है? एफिलिएट केट क्या होता है आपको पता नहीं है? कैबिनेट मंत्री जो है सिर्फ आरजेडी के प्रमुख परिवार लालू यादव परिवार को सब कुछ पता है। प्रोफेसर साहब मुझे कुछ पता नहीं, लालू जी को सब कुछ पता है, तेजस्वी जी को सब कुछ पता है, उसके बाद तेजस्वी जी के बच्चों को सब कुछ पता होगा। क्या आपको नहीं पता है? क्या आपको नहीं पता है कि हर महीने जो है डिस्ट्रिक्ट फाइनेंस ऑफिसर आरबीआई को डाटा भेजती है? क्या आपको नहीं पता है? तेजस्वी प्रसाद यादव जी माइनर थे उसमें, क्या आपको नहीं पता है? सीबीआई ने दो बार इस केस को बंद किया और तीसरे बार खोला हुआ है। आप क्या बात कर रहे हैं? लालू जी प्रधानमंत्री बन जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है प्रोफेसर साहब, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। का केस होता है, एपीलेट कोर्ट क्या होता है? चौरसिया जी नहीं पता सर, मुझे पता ही नहीं सर, मत होइए। आप पढ़े लिखे प्रोफेसर है, मुझे नहीं पता। अब रुक जाइए, अब रुक जाइए, अब रुक जाइए, एक गिलास पानी पीजिए और सोचिएगा कि एपीलेट कोर्ट क्या होता है, ट्रायल कोर्ट क्या होता है। ट्रायल कोर्ट ने किसी को सजा दी है, जब तक वो नहीं छूटता है तो वो सजा याफ्ता कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, जरा पता कर लीजिए इसके बारे में। सुधांशु जी आपका जवाब, आपने जो तमाम मुद्दे उठाए तो मैं वापस आता हूं। सनातन पे बात करने की बजाय विकास को बोलने लगते हैं। सजा याफ्ता दिया है, मैं कह रहा हूं ट्रायल कोर्ट ने सजा याफ्ता दिया है। तो मैं भी तो यही कह रहा हूं भाई, सजा याफ्ता है वो, मैं भी तो यही कह रहा हूं। ये बात समझ में नहीं आ रहा है, तो ये बात आपको समझ में नहीं आ रहा है प्रोफेसर? छोड़िए ना, दर्शक समझ लेंगे सर। प्रोफेसर प्रोफेसर साहब रुक जाइए ना, रुक जाइए प्लीज। मैं प्रॉब्लम क्या होती है, सवाल कुछ पूछो, जवाब नहीं दिया जाता है। के ऊपर हम टेक्निकल विषय को छोड़ देते हैं कि ट्रायल कोर्ट और अपीलेट कोर्ट के विषय छोड़ देते हैं, पॉलिटिकल बात करते हैं। वो मैं ये कहता हूं कि जब लालू प्रसाद यादव जी को सजा हुई और उन्हें पद छोड़ना पड़ा 1997 में, तब केंद्र में जनता दल की सरकार थी, उन्हीं की पार्टी की सरकार थी, नेशनल फ्रंट की, सपोर्टेड बाय कांग्रेस, और उन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने मुझे किया है। परंतु मैं पूछना चाहता हूं, जब कुर्सी छोड़नी पड़ी तो गरीब गुरबा के नेता को कोई गरीब गुरबा योग्य नजर ही नहीं आया जिसको कुर्सी देनी थी, सिर्फ अपनी पत्नी नजर आई। चलिए कोई बात नहीं, उसके बाद उनका साला, उसके बाद उनका बेटा, फिर जब बेटी की बात आई तो राम कृपाल यादव जैसा ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट जिसने पूरी जिंदगी दे दी और उन्हीं की जाति के थे, उनको भी दूध में मक्खी की तरह निकाल दिया कि मीसा को सीट देनी है लड़ने के लिए। हम तो सिर्फ ये पूछना चाहते हैं ईमानदारी से, अगर ये कह रहे हैं सामाजिक न्याय की लड़ाई है तो उसमें बाकी वर्गों छोड़िए, अपनी जाति के साथ भी इतना बड़ा अन्याय क्यों करते हैं? सारा न्याय केवल परिवार के लिए ही चाहिए, बाकी सबको किसी को कुछ नहीं चाहिए। और ये उत्तर से दक्षिण तक जितने भी क्षेत्रीय दल थे जो व्यवहारिक स्थिति में पारिवारिक दलों में तब्दील हो गए, उन सारे लोगों ने ये किया। मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं। और अब वो छटपटाहट है कि जातियों में, चूंकि अब जातियों में समझदारी आ गई है कि आप सबको समझ में आ रहा, सिर्फ परिवार को दे रहे हैं, बाकी किसी को कुछ नहीं दे रहे हैं, तो अब जातियों में विभाजन कैसे करें, तो सनातन को गाली दो और ये करो वो करो, इस ढंग की बातें शुरू हो जाती हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, जो लोग गाली देने की बात कहते हैं उनसे मैं कहता हूं, डीएमके के नेताओं से, मान्यवर कभी जाके साइंस की 2 किताबें पढ़ लीजिए। इरविन श्रोडिंगर ने अपनी किताब लिखी थी ना, माई व्यू फॉर लाइफ, उसने लिखा कि मैं उपनिषदों को पढ़ता था। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जिसने भी फिजिक्स पढ़ी होगी बीएससी में या इंजीनियरिंग में, उसने जरूर पढ़ा होगा। वर्नर हाइजेनबर्ग, जिसने अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल दिया, उसने लिखा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के साथ वेदांतिक फिलॉसफी पे डिस्कशन करके क्वांटम का आइडिया क्रेजी मुझे समझ में आया। और मैं दर्शकों से कहता हूं, जाइए चेक करिए, 21वीं सदी की साइंस की सबसे बड़ी खोज हुई है हिग्स बोसॉन, जो यूरोप की सन लेबोरेटरी में हुई, जिसे फंडामेंटल पार्टिकल यूनिवर्स का माना गया है, और वो उसके लिए उसको सामान्य भाषा में गॉड पार्टिकल कहा गया है। उस सन लेबोरेटरी की लैब में यही नटराज की मूर्ति लगी जो भारत मंडपम के सामने, और उसके नीचे फिट्जे कैपरा जो साइंटिस्ट है उसने लिखा है कि क्वांटम लेवल पर जो चेंजेस आते हैं, अब साइंस ने माना है कि परपेचुअल क्रिएशन ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स इज लाइक कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा, इसलिए नटराज करते हुए शिव की मूर्ति लगाई है। अरे सिरा भैया, कार्ल सेगन सबसे बड़ा कॉस्मोलॉजिस्ट हुआ है, उसने अपनी किताब लिखी है कॉस्मोस। अभी पढ़े लिखे व्यक्ति हो तो भाई पढ़े लिखे नहीं, पढ़े लिखी चीजें टोटली मिसगाइडेड फैक्ट्स बता रहे हैं, मिस इंटरप्रेट करके बता रहे हैं। मिसगाइडेड नहीं, कार्ल सेगन की किताब कॉस्मोस पे पेन, सुनिए, अरे सुनिए, मैं सारे दर्शकों से कहता हूं, फिट्जे कैपरा की किताब अनकॉमन विजडम, पेज नंबर 40 से 42, पेज नंबर
के साथ कोट कर रहा हूं, पढ़े लिखे हो तो जवाब दो। विवेक श्रीवास्तव आए बाय साइन मत करो, ये लेफ्टिस्ट एजेंडा घुमाने की कोशिश ये नहीं लिखा। आप तो नहीं बता पाए ना कोई किताब जिसमें 6000 जातियां हैं। मैं किताब कोट कर रहा हूं, फिर से कैप्रा राइटर नेम ऑफ द बुक अनकॉमन विजडम, पेज नंबर 40 से 42, और वो कोट करता है कि वर्नर हाइजेनबर्ग से मिलने, सुनो मेरे भाई, 12 अप्रैल 1972 को म्यूनिख में गया, उस समय हाइजेनबर्ग बहुत बूढ़े हो गए थे, उन्होंने एक कोट किया है ये। अब सुनो और आगे बता दूं, कार्ल सेगन जिसने फर्स्ट मैसेज लिखा है जो वॉयेजर 8 पे गया है, ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सोलर सिस्टम, उसकी किताब कॉस्मोस में बिल्कुल नंबर 200 पे लिखा है कि किस ढंग से क्वांटम लेवल पे जो हो रहा है वो हिंदू धर्म की शिव की अवधारणा से मिलता है। बाय बाय मत करो मेरे भाई, पहले तो किताब। ठीक है सुधांशु जी, विवेक जी को मौका दे देते हैं। विवेक जी दूसरे नंबर पे बोल रहे थे, चलिए जवाब संक्षेप में पढ़े लिखे बच्चे मैं अपेक्षा करूंगा, पढ़े लिखे ना सर, लेफ्टिस्ट पढ़े लिखे होते हैं। अच्छा सुधांशु त्रिवेदी जी, आप बहुत एक्साइटेड हैं, आपने कोट सही किया लेकिन आपने मिस रिप्रेजेंट करके कोट किया है। अब आप सुनते जाइए पहली चीज को। देखिए 2-3 चीजें हैं। कुमार विश्वास ने यह कहा, और कटाक्ष था वो एक तरीके से, कुछ कम्युनिस्टों पे भी, कुछ संघ परिवार पे भी। उन्होंने कहा इस देश में कुछ अनपढ़ हैं और कुछ अनपढ़ हैं। उनके लिए कुमार विश्वास साइंटिस्ट ही है ना सर। विवेक भाई के लिए साइंटिस्ट कुमार विश्वास, साइंस के नहीं। अरे विवेक साइंटिस्ट से कुमार विश्वास साइंस के विषय पे कवि को कोट कर रहे हैं, ये पढ़ाई लिखाई है इनकी। मैं साइंस के विषय पे कवि को कोट कर रहे हैं, ये गलत है इनका लेवल। दीपक आज आप गलत कर रहे हैं। अरे सर पेशेंस के साथ बोलने दीजिए। ठीक है, अब आप बोलिए। नहीं सुधांशु जी रुक जाइए, विवेक भाई नाराज हो रहे हैं, पेशेंस कुमार विश्वास ने नहीं, मैं नाराज नहीं हो रहा, मैं नाराज नहीं हो रहा। मैं तो सुधांशु त्रिवेदी को भी अच्छा मित्र मानता हूं। काम की बात करिए, एक दूसरे का सम्मान करके फैक्ट से बात करिए। आइए, कुमार विश्वास ने कटाक्ष में कहा साहब इस देश के अंदर कुपड़ भी हैं और अनपढ़ भी हैं। उनका कटाक्ष कम्युनिस्टों की तरफ भी था और संघ परिवार की तरफ भी था। कम्युनिस्टों ने इस बात को सुन करके डाइजेस्ट कर लिया और बजरंग दल ने उनके इवेंट्स होने से रोकना शुरू कर दिया। तो ये रिएक्शनवादी जो नीति है सुधांशु त्रिवेदी जी, ये ठीक नहीं है। ये ठीक बात है, आपने कुछ बातें कही, लेकिन आप ये मुझे बताइए, रिलेटिविटी अल्बर्ट आइंस्टीन ने दी, मास एनर्जी इक्विवेलेंस दिया, एट द स्पीड ऑफ लाइट मास कैन कन्वर्ट इनटू एनर्जी, एनर्जी कैन कन्वर्ट इनटू मास, ये इनटू मास एक साइंटिफिक थ्योरी है। क्या आप इसको आत्मा से जोड़ना शुरू कर देंगे जबरदस्ती की? वेदों में ऐसा लिखा हुआ है। हर चीज को हर एक चीज से तो नहीं जोड़ा जाता ना। अगर हमने इतनी तरक्की करी होती, आज जिस कमरे में आप बैठे हैं इस वक्त सुधांशु त्रिवेदी या दीपक भाई बैठे हैं, ये कैमरा, ये एयर कंडीशनर, ये स्टूडियो, सैटेलाइट ट्रांसमिशन, ये सारी चीजें मॉडर्न साइंस की देन है। इसमें सबका योगदान किसी समय में रहा होगा, सभी सिविलाइजेशंस का, सभी रिलीजन्स का, और कहीं ना कहीं से क्यूमुलेटिव इफेक्ट है। लेकिन उसको आउट ऑफ द वे जाकर के कह देना कि साहब एवरीथिंग इज हिंदू एंड जस्ट बिकॉज नटराज की एक मूर्ति लगी है तो गॉड पार्टिकल इन्वेंट हो गया, दिस इज अ रॉन्ग वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग थिंग्स। मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूं कि आप एज अ हिंदू इमोशनल है कि वहां नटराज की मूर्ति थी, वहां गॉड पार्टिकल का कॉन्सेप्ट निकाला गया। विवेक जी जवाब ले लेते हैं, वरना टाइम बिल्कुल खत्म। नहीं, देखिए ठीक, आप देखिए दीपक जी, मैं कहता हूं, मैं विवेक जी की भावनाओं की कद्र करता हूं कि कोई पढ़े लिखे व्यक्ति लेफ्टिस्ट होने के बावजूद लेफ्टिस्ट वाले कोई किताब नहीं कोट कर पाते, भावनाओं की बात करने लगते हैं। चूंकि हमने जो साइंटिस्ट कोट किए इसमें कोई भाजपा और संघ का कोई लेना देना नहीं है, ये सारी की सारी बातें। हाँ, आपने बड़ी अच्छी बात कही। आइंस्टीन ने इक्वेशन दी, एनर्जी मास कन्वर्जन इज इक्वल टू mc स्क्वायर, मास कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी। अब आप कहेंगे ये हिंदू से संबंधित है। हाँ, बताता हूं, जब आप दफन करते हैं ना लाश को, तो मास कन्वर्ट्स इनटू मास, that comes under the category of mass, law of conservation of mass, जो 18th century का था। When mass is converted into energy, वो सिर्फ हमारे यहाँ होता है। जब आप भस्म कर देते हैं तो that is mass converted into energy, तो mass energy conversion नहीं सर, आप गलत हैं, आप गलत हैं सर। आइंस्टीन ने कहा रॉन्ग सर, मैं अपने फेवरेट उदाहरण के साथ शो को यहाँ पर मास मूव्स एट द स्पीड ऑफ लाइट, देन इट कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी। विवेक श्रीवास्तव जी, आपको पता है? अरे क्या बात कर रहे हैं, आग लगने पर नहीं कन्वर्ट होता है क्या? बच्चों जैसी बात कर रहे हैं भाई, लेफ्टिस्ट पढ़े लिखे होके, मतलब when it is burned it is not converted to energy, such a type of scientist गलत रिलेट करा है सर, आपने गलत पढ़ा है। जब तक स्पीड ऑफ लाइट पे मास नहीं जाएगा एनर्जी में तब्दील नहीं होगा, उसका अमाउंट निकलता है। रिलेटिविटी के थ्योरी में स्पीड ऑफ लाइट इज रियलिटी, मास एनर्जी के इक्विवेलेंस में स्पीड ऑफ लाइट है। दैट इज कन्वर्ट। आप सुनिए,
स्पीड ऑफ लाइट भी आपने आइंस्टीन को ही गलत कोट कर दिया। स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा, अरे भाई आपके श्लोकों में सब कुछ होता तो एयर कंडीशनर आप बनाते। विवेक जी, आप देखिए, ओनली व्हेन मास मूव्स एट द स्पीड ऑफ लाइट मैं चलते एक बात बर्निंग इज अ डिफरेंट थ्योरी ऑलटुगेदर। यू आर ऑलटुगेदर। मिसकोटिंग आइंस्टीन। आपको पता है भारत में सनातन सभ्यता में सबसे पहला लाइव टेलीकास्ट, अच्छा बहुत झगड़ा हो गया, आपको पता है फाइनली विवेक कह जी, दूं दीपक जी, सनातन में कौन सा सबसे बड़ा लाइव टेलीकास्ट था? जी जी पता है आपको? देखिए अब नहीं, मैं नहीं जानता सर, आप बताएं। मैं बताता हूँ आपको। हमारे ऐसा माना जाता है हमें तो ये पता है कि सैटेलाइट धतराज देख नहीं सकते थे, और संजय ने लाइव कमेंट्री की क्यों करी है? संजय ने लाइव कमेंट्री की थी, महाभारत आपने भी देखी होगी, मैं यहीं पे रुकूंगा और उसके बाद